हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। इसका दूसरा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में एक्वाटिक रेस्पिरेशन और टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, ये सारे साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्लियर करेंगे, और उससे जुड़े हुए जितने PYQs अभी तक पूछे गए हैं बहुत सारे क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन सिंपली हम लोग समझें अगर, तो रेस्पिरेशन कहते किसे हैं? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड यानी फूड से एनर्जी का निकलना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिबरेशन ऑफ या रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अब एनसीईआरटी में दिया गया है व्हाट इज फूड। पहले तो फूड समझते हैं। यहाँ पर फूड किसको बोल रहे हैं? ये तो यहाँ पर जो फूड बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ग्लूकोज को। ये फूड बोल रहे हैं ग्लूकोज को। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज C6H12O6। इस फार्मूले को याद रखें सभी लोग, ये फार्मूला भूलना नहीं है आपको। C6H12O6 इंपॉर्टेंट है। दिख रहा होगा इसमें कितना कार्बन है? इसमें कार्बन है 6। अब ग्लूकोज यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबका जो सेल फ्यूल है, यानी सेल का जितना भी एनर्जेटिक काम है, जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके लिए फ्यूल का वर्क करता है, इसलिए इसको सेल फ्यूल कहते हैं। तो ग्लूकोज ही सेल फ्यूल है, पहला। दूसरी बात यह है कि जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से सबसे पहले, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, सभी में एक स्टेप जो है कॉमन है, जिसको आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में, कहां पर? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन याद रखना है आपको। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट की कोई नीड नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से इसको आप लोग इजीली समझ लें कि इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? सेल में। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो किसी टाइप की सेल हो, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड में। किस में होता है कन्वर्जन? पायरुविक एसिड में। इसका दूसरा नाम है पायरुवेट, यहाँ लिखा होगा पायरुवेट। और ये पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन? 3 कार्बन। इतने, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? यहाँ ग्लूकोज कितने कार्बन वाला था? 6 कार्बन का। यहाँ पर 3 कार्बन वाला है, तो जाहिर सी बात है पायरुवेट जो है उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सिंपल। ये स्टेप समझ में आया सबको? ये स्टेप समझ लिया सबने, तो इस चीज़ को आप आगे बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आपका शुरू होता है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। तो पायरुविक एसिड से या पायरुवेट से, जो कि एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, उससे डिग्रेडेशन का वे अलग अलग होता है, यानी ब्रेकेज ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में पहला स्टेप जो है वो ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्जन है। ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ऑक्सीजन की कोई नीड की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ कोई नीड नहीं है ऑक्सीजन की। नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। ये काम जो होगा वो बिना ऑक्सीजन के ही होगा। ठीक, इसको याद रखना, भूलना नहीं। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज ही सेल फ्यूल है। सेल फ्यूल मीन्स जितने सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल में, वो ग्लूकोज ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको सेल फ्यूल कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आते हैं पायरुवेट। पायरुवेट का कन्वर्जन 2 तरीके से होता है। जैसे पहला तरीका जो है वो है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, सिंपली समझ लीजिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन माने अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 की अब्सेंस। यहाँ पर ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी, ऑक्सीजन की नीड नहीं है। तो पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट कैसे कन्वर्ट होगा? तो पायरुवेट जो है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में। देखिए ये वर्ड घुमा फिरा के पूछते हैं, इसको याद रखना, एथेनॉल, आल्सो कॉल्ड एज एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल फार्मूला होता है C2H5OH। फिर से वापस हम देखो पहले स्टेप पे चले, थोड़ा सा इसमें सीखना है आपको। ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है पायरुवेट, साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में एनर्जी भी निकलती है। ये एनर्जी यहाँ पर निकली है थोड़ी सी। इसके बाद कंप्लीट
डिग्रेडेशन या कंप्लीट ब्रेकेज जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दूसरा एरोबिक है। एनारोबिक में पायरुवेट जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है 2 कार्बन वाले कंपाउंड को बनाएगा जो कि है एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से ये 2 कार्बन वाला है, यहाँ कार्बन 3 थे, तो यहाँ पर एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा प्लस एनर्जी तैयार होगी। देखिए अभी हम इससे जुड़े हुए जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसका मैं तो समझ में आएगा ये क्या मतलब है। इसके बाद आपका शुरू होता है दूसरा जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का क्लियर यही है जैसे हमने तुम्हें बताया था सभी बच्चों को कि एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स होता है जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, पहला तो ये है। दूसरा ये काम कहाँ होगा, ये काम कहाँ होगा, ये काम कहाँ होगा, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले तो ये याद रखना कि ये काम कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसके साथ जब रिएक्शन होगी किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये पूरा काम पायरुवेट का कन्वर्जन होगा, वो कंप्लीट डिग्रेडेशन होगा CO2 एंड H2O, यानी इसमें CO2 और H2O बनेगा। साथ ही साथ इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई? ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ और है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ये वाला जो ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने बताया था, इस एग्जाम्पल में इसमें ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये एग्जाम्पल उन सभी में है जो फर्मेंटेशन करते हैं। क्या है ये एक फर्मेंटेशन रिएक्शन है, फर्मेंटेशन रिएक्शन है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जितने ही फंजाई हैं अगर वो फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो ईस्ट जैसे एग्जाम्पल है इसका। कुछ बैक्टीरिया भी ये काम करते हैं तो उसका एग्जाम्पल है जिसमें ये काम हो रहा है। तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये चीज़ पूछी जाती है। एक कभी कभी ये पूछ लेते हैं क्या यूकैरियोट्स में या ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है क्या? कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट का अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा, पायरुवेट मौजूद है, ऑक्सीजन कम है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है मसल्स में। कहाँ होती है? मसल्स में। ये याद रखना है, मसल्स में ये प्रोसेस होगी जिसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन डेप्थ हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, यानी लेस ऑक्सीजन रहे नहीं, तो उस कंडीशन में जो पायरुवेट है जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इस पायरुवेट के 3 कार्बन वाले कंपाउंड से एक दूसरी चीज बनती है जिसको याद रखना है आपको, और उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अब इसमें और ऊपर वाले रिएक्शन में एक बेसिक फर्क है, याद रखना, लैक्टिक एसिड खुद 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए इसमें कोई भी CO2 रिलीज नहीं होगी। लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी, लेकिन कोई भी CO2 रिलीज नहीं होगी। दोनों बेसिक रिएक्शन जो है अच्छे तरीके से याद रखना है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, दोनों ही टाइप के रिएक्शन जो होते हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, यानी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, या ऑक्सीजन की कमी में होते हैं, या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, या ऑक्सीजन के बिना होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। तो इसको आप अच्छे से समझ लें, विदाउट ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन वाला केस, ये भी हमने आपको बता दिया, ये केस कहाँ है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, CO2 और H2O कंप्लीट डिग्रेडेशन होगा फूड का, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, उसमें होता है। तो सिंपली इस चीज़ को समझ लें कि यहाँ पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। इस रिएक्शन को दिखाया भी गया है आपकी NCERT में, ये रिएक्शन दिखाया भी गया है जिसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, और ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में जाकर पायरुविक एसिड के 3 कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल बनाता है, साथ ही एनर्जी रिलीज करता है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस ईस्ट में होती है, जिसमें बनता है एथेनॉल, जिसके बारे में हमने बता दिया, साथ ही CO2 निकलती है प्लस एनर्जी निकलती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल सेल्स में होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी निकलती है, ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पर कोई CO2 नहीं निकलेगी। यहाँ प्रेजेंस, ये दोनों के बीच ये बेसिक डिफरेंस समझ लेना। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल सा प्रोसेस है, और ये इसके लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। अब एक प्रॉब्लम आती है
जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये जो एनर्जी निकली है किस में एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। पहला तो सवाल ये बनता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड है, यहाँ पर नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। तीसरा जो है डिफरेंस है कि ऑक्सीजन इसमें कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है, CO2 एंड H2O बनते हैं, लेकिन इसका प्रोडक्ट अलग होता है। इसका प्रोडक्ट या तो C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल होता है, एथेनॉल जिसको बोलते हैं, या लैक्टिक एसिड होता है। सिंपल। एनर्जी किस में ज़्यादा निकलेगी? तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हमेशा एनर्जी इसमें ज़्यादा निकलेगी, मोर एनर्जी, और इसमें निकलेगी लेस एनर्जी। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो हमने समझाया है रेस्पिरेशन फिर से समराइज कर लें। लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। व्हाट इज फूड? फूड इज ग्लूकोज एयर। इसका डिकम्पोजिशन दो तरीके से होता है, एक विदाउट ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में। विदाउट ऑक्सीजन वाला जो केस होता है उससे पहले और एक इनिशियल स्टेप है जो दोनों ही रेस्पिरेशन में सेम है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का कन्वर्जन या ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना। ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट बनते हैं, साथ ही एनर्जी निकलती है। प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इससे ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाती है। ईस्ट बैक्टीरिया में होता है, पायरुवेट से एथेनॉल बनता है जो कि दो कार्बन वाला, साथ ही कुछ CO2 रिलीज होती है, साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। तीसरा जो है मसल, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपका पायरुवेट है दिस बिकम कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। दोनों ही तीन कार्बन वाले हैं, इसलिए इसमें कोई CO2 रिलीज नहीं होगी। दोनों का बेसिक फर्क है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी हम कराएंगे तो आप देख लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बनी हुई है, ये कंप्लीट डिग्रेडेशन होगा, CO2 H2 प्रोसेस कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का बेसिक डिफरेंस समझा दिया है। इजीली आप इसको पहले स्टेप में इतना ही कंप्लीट करें। इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन किस में कैसे होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये कैसे हुआ? तो याद रखिए, इसमें थोड़ा सा बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान करो आप। हमने बताया था C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, इसका CO2 एंड H2O में टूटना एंड एनर्जी का निकलना, दैट इज ए रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। और इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन अगर बना दो तो ये रिएक्शन हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की। ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की है। ऊपर वाली रिएक्शन रेस्पिरेशन की है। ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब जो प्लांट होते हैं उन प्लांट्स में दो चीजें समझना है आपको, डे में क्या होगा और नाइट में क्या होगा। तो डे में और नाइट में दोनों ही टाइम पे रेस्पिरेशन कंटिन्यू है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं रुकती है, रेस्पिरेशन हमेशा होता है, जो कि जनरली आप लोग मिसकॉन्सेप्ट कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रेस्पिरेशन कंटिन्यू चलता है, डे हो या नाइट हो। डे में रेस्पिरेशन होगा तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगी। ये CO2 जब निकलेगी तो इसको यूज कर लिया जाएगा किसमें? फोटोसिंथेसिस में। नाइट में क्या होगा? नाइट में भी CO2 निकलेगी, लेकिन ये यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ये CO2 फोटोसिंथेसिस में होगी, ये CO2 रिलीज होगी। कहाँ रिलीज होगी? एटमॉस्फेयर में। ये रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। तो एक क्वेश्चन आता है कि पेड़ों के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए? तो ये दिस इज द रीजन, CO2 बनेगी, और CO2 जब बनेगी तो उसको तो रेस्पिरेशन नहीं करते एनिमल, लेकिन दिन में जो CO2 बनेगी वो कहाँ जाएगी? वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस से जो भी ऑक्सीजन बनेगी, फोटोसिंथेसिस से जो भी ऑक्सीजन बनेगी, फोटोसिंथेसिस से जो भी ऑक्सीजन बनेगी वो इतनी ज़्यादा बनती है कि रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में वो ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, किससे? रेस्पिरेशन से। इसलिए क्या चीज़ निकलेगी प्लांट से? प्लांट से क्या निकलेगा? प्लांट से ऑक्सीजन निकलेगी। रात में क्या होगा? क्या रेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा। तो रात में CO2 रिलीज होगी,
जिसको यूज नहीं कर पाएगा प्लांट फोटोसिंथेसिस में, इसलिए एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, सिंपल। अब ये काम किसके थ्रू होगा? एक्सचेंज ऑफ। तो याद रखिए हमने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर इज, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है और ये स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर आएगी। कब? इन द नाइट। दिन में होगा तो ये प्रोसेस पलट जाएगी। अब कुछ चीज़ें समझनी है, बेसिक आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि हमारे जो प्लांट टिश्यू होता है, उस प्लांट टिश्यू में सेल्स जो होती हैं उनके बीच में काफ़ी गैप होते हैं, काफ़ी जगह होती है। तो यहाँ पर जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे कि CO2 है, ये दोनों ही उपलब्ध हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होगी क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो ये CO2 जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में चली जाएगी और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। इस ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाएगा किसमें यूज कर लिया जाएगा इस ऑक्सीजन को? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो इजीली इस चीज को समझ लीजिए कि ऑक्सीजन को रिलीज किया फोटोसिंथेसिस से और दिन में ही ये ऑक्सीजन यूज हो गई रेस्पिरेशन में। लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन। इसलिए प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और रात में CO2 को रिलीज करेंगे। ये सवाल अगर बनता है तो आप इजीली इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो कठिन हो। अब आते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए। प्लांट्स तक यहाँ पर आप क्लियर कर लें, इसके बाद हम अगला स्टेप शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।